गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अराइज एग्रीकल्चर जेट ICR इंस्टीट्यूट चोमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आगामी भर्तियों को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ऐप पर आज से आपको हिंदी की कक्षाएं भी मिलेंगी और मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहूँगा, सीधे ही टॉपिक पर आकर बात करना चाहूँगा। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अपने हाथ में पेन और एक नोटबुक रखनी है। जो चर्चा यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैं करूँ उन सबको आपको नोट करना है और नोट करते करते आपको धीरे धीरे सभी क्लासों का मैटर इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा पुलिंदा बना लेना है। प्रश्न बाहर जाने की संभावनाएं नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण में अपन चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, मैं सामान्य जानकारी बताऊंगा, और सामान्य जानकारी आप अगर नहीं जुटा पाए तो भैया आगे की जानकारियों जुटाने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो सामान्य जानकारी में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि साहब ये भाषा क्या होती है, और जो भाषा है अपनी हिंदी, उस भाषा की परिभाषा जानने के लिए सुनेंगे, केवल सुनेंगे। सब विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे विचारों का जो आदान प्रदान है, हमारे विचारों का जो लेन देन है, वो भाषा है। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। विचारों का उनके साथ किसका भाव का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा है। तो ध्यान दो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में अपने पास में भाषा के 3 रूप प्राप्त होते हैं। 3 रूप देखने को मिलते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप देखेंगे तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। और दूसरा देखेंगे तो आप भाषा के लिखित रूप को देखेंगे, और तीसरा रूप है वो है सांकेतिक रूप। तो सांकेतिक रूप भाषा का तीसरा रूप है। उन्हें ध्यान दें, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप, ये रूप निकल करके आए। उससे पहले की बात आपको अगर मैं थोड़ी सी बताना चाहूँ तो ध्यान देना कि भाषा हम लोगों ने सीखी अनुकरण से। अनुकरण का मतलब किसी की सुनकर सीखी। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उसके माता पिता जो कुछ बोलते हैं बच्चा वैसा ही उसके होठों की क्रिया को देख करके बोलना सीख जाता है। बालक कभी भी सुनकर सीखता नहीं है, बालक होठों को देखता है, होठों की क्रिया किस प्रकार से की जा रही है उनको देखता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है। जिह्वा धीरे धीरे उनकी क्या परिपक्व होती है, वैसे वैसे ही वो बोलने लग जाता है। पहले तुतलाकर बोलता है, उसके बाद स्पष्ट बोलने लग जाता है। इसका मतलब भाषा, एकदम सही बात है कि मौखिक भाषा हम किससे सीखते हैं? अनुकरण से। मौखिक भाषा को सीखने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? अनुकरण है। किसी का भी सुने और वैसा का वैसा अपन वापस दोहरा दें, ये अनुकरण हुआ। तो मौखिक भाषा में एक ही काम होता है कि भाषा में जो भी विचार हैं वो कैसे प्रकट किए जाते हैं? बोलकर प्रकट किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौखिक भाषा अनुकरण के माध्यम से बोलकर प्रकट की जाती है। लिखित भाषा, ये लिखित भाषा कैसे प्रकट की जाएगी? तो एक बार ध्यान देंगे आप, लिखित भाषा लिखकर प्रकट किए जाने वाले विचार या विचारों का आदान प्रदान या भावों का आदान प्रदान या लेन देन लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा होती है जो किसके माध्यम से? संकेत या इशारों के माध्यम से समझाई जाती है। अर्थात ये न तो बोली जाती है और न ही लिखी जाती है। तो कैसे? इशारा करके समझाई जाती है। तो यहाँ ध्यान दें कि ये लिखित भाषा सबसे सरल भाषा होती है। लिखित भाषा सबसे सरल भाषा इसलिए है कि इसको आसानी से पढ़ लेंगे और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो एकदम आसानी से समझ जाएंगे। और मौखिक भाषा उससे थोड़ी सी कम कठिन होती है, ये सुनकर भी समझ सकते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। यह संकेत कई बार उल्टा इशारा कर देता है और हम ठीक से संकेत को पकड़ नहीं पाते, तो न भी समझे 100% भी नहीं समझते हैं कई बार। यहाँ व्याकरण में इस सांकेतिक भाषा का कोई रोल नहीं है, वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सांकेतिक भाषा का कोई स्पष्ट आधार नहीं है, इसलिए व्याकरण किस पर टिका हुआ है? मौखिक और लिखित माध्यमों पर। मौखिक माध्यम है, अनुकरण के द्वारा बोला जाता है, और लिखित माध्यम है, उसमें विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ना है वो किसके माध्यम से पढ़ेंगे? अपन लिखित माध्यम से पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को समझेंगे कैसे? लिख करके। अब ये जो 3 रूप है, इनमें कंसेप्ट आए 4-5, तो वो ध्यान देना क्या कौन कौन से कंसेप्ट आए। यहाँ सबसे पहला देखिए भैया,
ये सबसे पहला आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास में मौखिक रूप में सबसे पहले प्राप्त हुई ध्वनि। क्या आया जी? ध्वनि आई, मौखिक, केवल उच्चारण हुआ। ध्वनि कहाँ से आई, ध्वनि को सुना किसने, ये सब सवाल हैं और इन सबके जवाब हैं। तो ध्वनि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर बैठकर डम डम डमरू बजाया और ध्वनि आ गई, लोगों के कानों तक पहुंची, लोगों ने जाना कि ध्वनि ये होती है। ब्रह्मा जी कहीं बैठे होंगे और उन्होंने ओम का जाप किया होगा, लोगों ने जाना कि ये ध्वनि है, ओम का जाप हुआ है, सबके कानों में पहुंची, सबने पता लगाया होगा, ऐसे प्राप्त हुई ध्वनि। सबको पता चला क्या ध्वनि, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, ध्वनि। संसार सागर में ये हमेशा विचरण करती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए ये भी कहना चाहूंगा कि अच्छा बोलो, आपकी ध्वनि कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तो शिव जी के डमरू से ध्वनि निकली, समझ रहे हैं बात को। लेकिन मौखिक में ध्वनि चलती रही, लिखित विचार अपने पास में जब आए तो ये ध्वनि बदल गई किसमें, वर्णों में। किसमें बदल गई भैया, वर्ण में। और इसके बाद ये वर्ण हमने मिला करके किस में बदल लिए, शब्द में। और उसके बाद हमने बनाए इन शब्दों से वाक्य। तो ये लो साहब, ये 4 चीजें हमको प्राप्त हो गई। एक बार पुनः देखिए कौन कौन सी चीज। सबसे पहले अपने पास में आई ध्वनि, ध्वनि आई, और ध्वनि से हम लोगों ने किसकी, वर्ण की कल्पना की। ध्वनि के बाद किसकी कल्पना हुई, वर्ण की। अब जब वर्ण प्राप्त हो गए तो इसकी कल्पना के माध्यम से हम 2-2 वर्णों को मिला करके किसका निर्माण कर लिए, शब्द का। और जब शब्द का निर्माण कर लिए तो 2 या 2 से अधिक शब्द किसकी कल्पना कर बैठे, वाक्य की। इसलिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, वाक्य। और वाक्यों को मिलाकर हमने क्या, भाषा साहित्य का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया भैया, भाषा साहित्य का। समझ रहे हैं बात को, कैसे किया। दोबारा देखें कि सबसे पहले प्राप्त क्या हुई, ध्वनि। ध्वनि प्राप्त हुई तो ध्वनि के प्राप्त होने के बाद किसकी कल्पना हुई, वर्ण की। और हमने इस ध्वनि के उच्चारण को अर्थात मौखिक रूप को लिखित रूप दिया तो क्या प्राप्त हो गए जी, वर्ण। और जब वर्ण अपने पास में प्राप्त हो गए तो वर्णों के 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हमने क्या बनाए, शब्द बनाए। और शब्दों के मेल से किसका निर्माण हुआ, वाक्यों का। और वाक्यों के मेल से भैया किसका निर्माण हो गया, भाषा साहित्य का निर्माण हो गया। और वही भाषा साहित्य का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन से आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अनुसार मैं पूरे करवाऊंगा। लेकिन सामान्य जानकारी में आपको वर्णों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, इनकी परिभाषा को इंगित करते हुए आज आपको वर्णों पर लेके चलता हूं। और वर्णों का सामान्य परिचय नहीं, वास्तविक परिचय, महीन बारीक ज्ञान आपको प्राप्त होगा इसी कक्षा के माध्यम से। तो एक बार पुनः देखें भैया, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे किससे, ध्वनि से। तो ध्वनि होती है भाषा की इकाई। लेकिन एक बात का ध्यान आप रखें कि ध्वनि भाषा की इकाई नहीं होती है, उसके साथ साथ वर्ण, शब्द सभी भाषा की इकाई होते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, ये टॉपिक है अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार और वर्ण, अगर आपको फॉन्ट साइज नहीं दिख रही हो, पेन का कलर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करके बता दें। वर्ण विचार, वर्ण विचार की बात करेंगे तो सब वर्ण आने से पहले क्या आई अपने पास में, ध्वनि आई। तो ये ध्वनि क्या हुई, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई हुई। ध्वनि क्या है जी, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी इकाई है, मौखिक, केवल उच्चारण किया जाता है। कौन सी इकाई है, मौखिक इकाई है। और दूसरे नंबर पे अब हमारे पास प्राप्त हुए हैं वर्ण। तो ये जो ध्वनि है इसका लिखित रूप, इस ध्वनि का लिखित रूप, इस ध्वनि का लिखित रूप क्या है भैया, वर्ण। इस ध्वनि का लिखित रूप, ये लो जी, लिखित रूप वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप, लिखित वर्ण। लिखित रूप क्या है, वर्ण है। अब ये वर्ण भी क्या है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। वर्ण भी क्या है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई। अब भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि भी है और भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण भी है। ध्यान देना, लघुत्तम इकाई मौखिक आएगा तो आंसर हो जाएगा ध्वनि, लेकिन लघुत्तम इकाई लिखित हो तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ण। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखें साहब, ध्वनि प्राप्त हुई, उसके बाद में किसकी कल्पना हो गई, वर्णों की। तो ध्वनि क्या है, केवल मौखिक या उच्चारित रूप है। और वर्ण क्या है, अपने पास में लिखित लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम इकाई तो दोनों ही है, लेकिन वो केवल मौखिक है और ये क्या है जी, लिखित लघुत्तम इकाई है।
तीसरे रूप में अपने पास में वर्णों की सहायता से प्राप्त होते हैं कौन? शब्द। शब्द प्राप्त हुए, क्या बात है। जब शब्दों का आविर्भाव हुआ तो यहाँ पर वर्ण लिखित थे और ध्वनि क्या थी? मौखिक थी। ऐसे ए बोला ध्वनि, ए लिखा, लिखते ही क्या हो गया जी? वर्ण हो गया। लिखते ही क्या हो गया? वर्ण। ये देखिए साहब, ये ए, ये क, ये मैं, ये च, ये ल, ये सब क्या है? ये वर्ण है। लिख दिए, वर्ण है। लिखित इकाई है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। लेकिन इन लिखित इकाइयों को जब मिलाया अपन ने, जैसे मान लो इनमें से अपन ने एक को कै को मिला लिया, एक को मैं को मिला लिया, एक को ले को मिला लिया, बराबर क्या हो गया? कमल। अब देखो कमल लिखने के बाद में अपने पास शब्द प्राप्त हुआ। कैसे पता चला कि ये शब्द है? तो ध्यान देना भैया, कोई भी वर्णों का मेल जब क्या कर दे? अर्थ प्रकट कर दे। किसी भी प्रकार के वर्णों का मेल करने के बाद में उनका अर्थ प्रकट हो तो 100% उत्तर क्या होगा? शब्द उत्तर होगा। इसलिए ध्यान रखना कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई तो शब्द भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? अर्थ प्रकट होना चाहिए। उनमें भैया अर्थ प्रकट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की भाषा की लघुतम इकाई को शब्द नहीं मान सकते, अन्य इकाइयां हो सकती हैं। ध्यान देना, शब्द भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, लेकिन कैसे? अर्थ प्रकट होना चाहिए। तो वर्णों के मेल से अपन ने किसका निर्माण किया? एक शब्द का निर्माण कर लिया। कमल का अर्थ आ रहा है क्या? कमल किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी लड़के का नाम हो सकता है, कमल पुष्प का नाम है। अर्थ है इसका। इसका जब अर्थ है तो 100% क्या है? ये शब्द है। बोलो क्लियर है। और चौथे नंबर पे प्राप्त हो रहा है अपने को वाक्य। अब जब अपने पास शब्द प्राप्त हो गया और वर्णों के मेल से हुआ, तो वैसे ही शब्दों के मेल से भी अपने पास क्या प्राप्त हो जाएंगे? वाक्य। यहाँ पर कमल है, यहाँ पर खाना है और यहाँ पर खाता है, ऐसा कुछ शब्द आ जाए तो कमल खाना खाता है पूरा वाक्य हो गया। और पूरा वाक्य भी भाषा की क्या होती है बेटा? सबसे लघुतम इकाई होती है। पूरा वाक्य भी भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है, लेकिन उसमें क्या प्रकट होते हैं? भाव। क्या प्रकट होते हैं भैया? भाव। अब भाव प्रकट होंगे तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य। अब देखिए, सामान्य परिचय में इतनी सी बात सीखने का प्रयास करें कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई 4 होती हैं अपने पास में। कौन कौन सी होती है? तो ध्वनि भी है, वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है। लेकिन प्रश्न मेंशन करने का सब तरीका होता है। प्रश्न जिस प्रकार से आए आप उसी प्रकार से आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आप कल्पना करना, सोचना, उत्तर देना कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। न तो वहां मौखिक है, न लिखित है, न ही कुछ अर्थ है, न ही कुछ भाव है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर कैसे कह सकते हैं भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या वाक्य है? तो ध्यान देना, जब मौखिक, लिखित या अर्थ, भाव कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो प्रश्न में, तो सबसे पहले आप किस भाषा को प्रायोरिटी देंगे? वर्ण, मतलब लिखित भाषा को। तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण होते हैं। ये तो हो गया सामान्य प्रश्न। लेकिन जब प्रश्न में मेंशन कर दिया जाए मौखिक, लिखित वगैरह, तो प्रश्न समझना, सुनना कि भाषा की सबसे लघुतम मौखिक इकाई, भाषा की सबसे लघुतम मौखिक इकाई, आंसर बन गया साहब ध्वनि। भाषा की सबसे लघुतम मौखिक इकाई ध्वनि। दूसरा प्रश्न समझना कि भाषा की सबसे लघुतम लिखित इकाई, उत्तर हो गया भैया वर्ण। भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण। तीसरा समझना, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई। तीसरा क्या है? अर्थ है। अर्थ 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 किसका निकलेगा? शब्द का। वाक्य का अर्थ नहीं निकलता, भाव निकलते हैं, वाक्य के भाव प्रकट होते हैं। वर्णों के कोई अर्थ नहीं होते, ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका निकलता है? अर्थ निकलता है शब्द का। तो अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन है? शब्द। वेरी सिंपल। अर्थ की दृष्टि से भाषा के, अब सब इंस्पेक्टर पुलिस परीक्षा में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई बताएं, और भाषा की सबसे लघुतम नाम आते अपना दिमाग वर्ण या ध्वनि पे चला जाता है। ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना, प्रश्न में ठीक तरीके से पढ़ना और उसके बाद में आंसर देना भैया। देखिए, भाषा की सबसे लघुतम इकाई किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। कौन से हो गए? शब्द। और भाषा की सबसे लघुतम इकाई भाषा की वह लघुतम इकाई जिसमें भाव प्रकट हो। अर्थात भाव प्रकट किसमें होते हैं? वाक्य में। तो वाक्य भी भावों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? भाव, उद्गार या विचारों की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई होते हैं। बोलो एकदम क्लियर है। अब लघुतम इकाई के बाद अपन यहाँ अध्ययन करेंगे किसका? स्वन विज्ञान, या फिर आप कह सकते हैं उसको भाषा विज्ञान, या फिर कह सकते हैं आप उसको वर्ण विज्ञान या वर्ण विचार। तो सामान्यतः अपन इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। और ध्वनि, जो ध्वन्यार्थक शब्द हैं वो तो केवल उच्चारित होते हैं,
है, जैसे काव काव आ जाए तो ये ध्वनि है, लेकिन यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो वर्ण विचार है। और वर्णों के महीन ज्ञान को प्रारंभ करने के लिए बोर्ड पे ध्यान देना है आपको भैया, बोर्ड पे ध्यान दें। वर्णों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ सबसे पहले मैं एक बात लिख रहा हूँ, वो क्या है, स्वर, और उसके बाद 2 नंबर पे लिखा है वो है व्यंजन। ये लो साहब, स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार के अपने पास क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, जिनका अध्ययन इधर देखो, वर्ण विचार का अध्ययन किसमें किया जाता है, वर्णमाला में। वर्ण विचारों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, वर्णमाला में। अब वर्णमाला क्या होती है, वर्णों की माला, वर्णों की माला, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वर्ण का अध्ययन, वर्ण का अध्ययन, या फिर सभी वर्णों का अध्ययन। वर्णों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, वर्णमाला में। वर्णमाला में वर्णों का अध्ययन अपन किस आधार पे करेंगे, स्वर और व्यंजन के आधार पर। तो वर्णमाला जो है अपनी, उसमें कुल वर्ण कितने होते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। वर्णमाला केवल किसमें, वर्णमाला में कुल वर्ण, केवल वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण 44। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। और 44 वर्णों को कितने भागों में बांटा है अपन ने, 2 भागों में। तो कुल वर्णों में 44 होते हैं वर्णमाला, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। भैया स्वर कितने, 11 और व्यंजन कितने, 33। तो ये केवल किसकी बात हो रही है, वर्णमाला की। यहाँ पर हिंदी या देवनागरी लिपि की बातें नहीं हो रही है, केवल वर्णमाला के वर्णों की संख्या 44 है। यहाँ देखिए संख्या का दूसरा प्रश्न करने से पहले अपन परिभाषा भी पढ़ेंगे अभी। यहाँ स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, ये आ गई अपने पास में। और इनमें देखो स्वर की मात्रा, स्वरों की संख्या तो क्या है 11 और स्वरों की मात्रा कितनी है 10। किसके मात्रा नहीं होती अभी देखेंगे एके। एक बार पुनः ध्यान दें भैया, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, वर्णों की संख्या 44। वर्णमाला में वर्णों का अध्ययन होता है स्वर और व्यंजन का, 11 स्वर और 33 व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए जी आगे बढ़िए, वर्णमाला में अध्ययन करेंगे तो उसके बाद अपन अध्ययन प्रारंभ करते हैं किसका, स्वर का। नंबर 1 डालें और बोर्ड पे देखें, पहले बोर्ड पे देखें, अपनी कॉपी नोटबुक में बाद में उतारें। स्वर, ये लो साहब, सबसे पहले अपन बात करेंगे संख्या की। संख्या कितनी होती है 11। आगे देखो मात्रा कितनी होती है 10। किसके नहीं होती, एके। एके मात्रा नहीं, मात्रा नहीं। ऐसा केवल व्याकरण शास्त्र में ही होता है। छंद शास्त्र में एके भी मात्रा होती है, एक, जिसको आप लघु मात्रा कह सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे उसकी। और नंबर 2 स्वर के बाद देखिए साहब परिभाषा। क्या देखेंगे, परिभाषा। परिभाषा बताओ सभी को आ रही है तो बोर्ड पे देखें, परिभाषा देखें बेटा। मुख्य विवर से, कहां से, मुख्य विवर से। कैसे आएगी वायु, अबाध रूप से। मुख्य विवर से अबाध रूप से, अबाध रूप से निकली क्या, वायु, या फिर उसके साथ में क्या निकलेगी, ध्वनि। मुख्य विवर से अबाध रूप से निकली हुई वायु या ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। ये सटीक सी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। मुख्य विवर से अबाध रूप से निकली हुई वायु या ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। तो ध्यान देना भैया, कहां से निकलेगी, मुख्य विवर से। तो मुख्य विवर में क्या होते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें। मुख्य विवर में क्या है, एक मुख्य विवर में है कंठ, दूसरा है मुख्य विवर में तालु, तीसरा है मुख्य विवर में मूर्धा, और अगला है दंत, और उसके बाद है ओष्ठ। ये है अपने मुख्य विवर के अवयव। मुख्य विवर के जो अवयव हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, मुख्यतः यही है। इनसे मिलकर और बनाएंगे अभी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, या तो कोई ध्वनि कंठ से आएगी, या तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से आएगी, और बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी रगड़ के सीधे ही बाहर निकल जाएगी। क्या कहलाएंगे वो, स्वर कहलाएंगे। बोलो क्लियर है, सीधे ही बाहर आ जाएंगे, क्या कहलाएंगी, स्वर कहलाएंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। अब ये सीधे बाहर आने वाले स्वर जो 11 होते हैं अपने पास में, वो देखना बेटा। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और 11 देखो इधर, सबसे पहला स्वर ए,
बोलो पहला कौन सा है? ए। उसके बाद देखना आ, ई, और ई दीर्घ कहते हैं इसको। फिर देखना ऊ, और ये ऊ दीर्घ कहते हैं इसको। इसके बाद में है आपके री, संस्कृत के प्रभाव के कारण री, जिससे प्रारंभ होते हैं ना शब्द ऋषि वगैरह, वो री, ए और आई, ओ और औ, ये जो स्वर हैं ध्यान देना भैया 11 हो गए हैं। एक बार आप गिन के देख लें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 स्वर हो गए हैं। हो गए क्या? जी बिल्कुल हो गए। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ और ओ। तो ध्यान दे स्वर क्या है? संख्या में 11। मात्रा किनके होती है? 10 स्वरों के। अब एक के मात्रा नहीं होती, किसके? ए के। ए के मात्रा नहीं, ए के मात्रा नहीं, बाकी सभी के लघु और दीर्घ मात्राएं होती है। तो छंद शास्त्र में इसकी मात्रा होती है, इसके नहीं होती। फिर भी ध्यान रखना, छंद शास्त्र के अनुसार लघु मात्रा को इंगित करने वाले, दीर्घ मात्रा को इंगित करने वाले और प्लुत मात्रा को इंगित करने वाले चिन्ह मैं अभी आपको बताऊंगा। ध्यान देना भैया, ये मात्रा दीर्घ है इसके, ये दीर्घ मात्रा है इसके, किसके? आ के। इसके दीर्घ मात्रा है, इसके दीर्घ मात्रा है, ये दीर्घ हैं, ये भी दीर्घ हैं, ये भी दीर्घ हैं और ये भी दीर्घ हैं। ये जो 7 अपने पास में स्वर हैं, ये क्या हैं? दीर्घ मात्रा वाले हैं। और उसके अलावा अपने पास में बचा है री, अपने पास में बचा है भैया एक तो कौन? री, एक ऊ और एक ई और एक ए, ये लघु मात्रा वाले हैं। 2 स्वर अपन ने निकाले हैं यहाँ मात्रा काल के आधार पर, लघु और दीर्घ। तो मैं परिभाषा एक बार क्लियर करना चाहूंगा। मुख्य विवर से अबाध रूप से निकली हुई वायु या ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और स्वर कितने होते हैं? संख्या में 11, जो आपके पास नीचे पड़े हुए हैं। देखो अब 11 स्वरों का विभाजन अपन को करना है। क्या करना है? विभाजन करना है। तो देखिए जी, विभाजन करने के लिए आप 11 स्वरों के विभाजन में आप सबसे पहला भेद लेंगे काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल। काल क्या होता है हिंदी में? समय। अब बताओ किसका समय? तो ध्यान देना दोस्तों, किसका समय? उच्चारण अवधि का समय। किसका समय? उच्चारण अवधि का समय। आप उच्चारण करने में समय कितना ले रहे हैं, उसके आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। उसके आधार पर, ये काल के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। भैया कितने भेद? 2 भेद। बोर्ड पे देखना, स्वर कितने होंगे? 11। भेद कितने होंगे? 2। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल क्या है? समय। किसका समय? उच्चारण अवधि में लगा समय। कौन सा समय? उच्चारण अवधि में लगा समय। अर्थात एक स्वर को बोलने में आप जो समय लगा रहे हो वो 2 प्रकार से समय लगेगा। एक लगेगा लघु स्वर और दूसरा लगेगा दीर्घ स्वर। बोलो लघु स्वर, इनमें समय क्या लगेगा? कम। और दीर्घ स्वर, इनमें समय क्या लगेगा? 2 गुना। किसके अपेक्षा? लघु स्वरों की अपेक्षा 2 गुना। किसकी अपेक्षा? लघु स्वरों की अपेक्षा। लघु स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय। लघु स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय। लघु स्वरों से दुगना समय। लघु स्वरों से दुगना समय किसमें लगेगा? दीर्घ में। तो लघु स्वरों को लघु क्यों कहा है? क्योंकि ये एक मात्रा को इंगित करते हैं। किसको? एक मात्रा को। ध्यान देना, लघु स्वरों की संख्या 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? देखो, ए के एक मात्रा, ई के एक मात्रा, ऊ के एक मात्रा और री के भी क्या है? एक मात्रा। ये जी अपने पास में हो गए कितने स्वर? 4। ये कौन से स्वर हैं? लघु स्वर हैं। इनके उच्चारण काल में समय बहुत कम लगता है। उच्चारण में इतना ही समय लगेगा, ए, ई, ऊ, री, ए, इतना ही लगा। लेकिन इससे दुगना समय, आ, समय ज्यादा लग गया। क्या हो गया? या दीर्घ। तो दीर्घ में कितने हो गए जी? 7। दीर्घ में स्वर कितने हो गए? 7। जो बच गए वो सभी स्वर कौन से हैं? दीर्घ हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ। ए आ गया तो उसके बाद आ, ई आ गया तो ई दीर्घ, ऊ आ गया तो ऊ दीर्घ, री आ गया तो ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर क्या है? दीर्घ हैं। सप्त स्वर जहाँ बाजते घर घर होते राग, वे मंदिर अब खाली पड़े जहाँ बेसन लागे काग। वो हालांकि साहित्य की बात है, तो एक बार पुनः ध्यान दे बेटा। ये जो 4 हैं वो लघु स्वर हैं, ये जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर है। परीक्षा में यहाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि काल के आधार पर भेद कितने? 2 भेद, लघु और दीर्घ।
लघु स्वरों में समय कम लगता है, दीर्घ स्वरों में समय दुगना लगता है। किसकी अपेक्षा? लघु स्वरों की अपेक्षा। लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ की कितनी होती है? 7 होती है। और लघु स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ और री। और दीर्घ कौन है? कौन कौन से हैं? 7। जो बच गए वो स्वतः ही क्या हो गए? दीर्घ हो गए। समझ गए बात को? एक बात क्लियर हो गई कि काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं भैया? 2 भेद होते हैं। इसके बाद में हम अपन स्वरों के अन्य भेद भी देखेंगे, बहुत सारे अन्य भेद भी चलते रहेंगे, उनको भी देखेंगे भैया। तो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? स्वरों का एक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। कौन सा? काल के आधार पर। दूसरा भेद और करते हैं, किसी अन्य समझने का प्रयास करें सर। सामान्य परिचय आपने स्वर पढ़ ली, भेद में बहुत सारे आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके से। आप यहां पर देखें दूसरा भेद, किसके आधार पर ले लें आप? ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर लेंगे आप? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर मैं पहले अपन ने पढ़ा था काल के आधार पर। अब ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कितने भेद होते हैं बेटा? 2। बोर्ड पे ध्यान देना, 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद है, उसका नाम है भैया वर्ताकार स्वर। कौन सा? वर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर, वर्ताकार स्वर। ध्यान रखना उच्चारण में वर्ताकार स्वरों का क्या करेंगे? उच्चारण। उच्चारण में ओष्ठ क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। ओष्ठ क्या होंगे भैया? गोल होंगे। बोलो, वर्ताकार जब उच्चारण करेंगे होठ गोल हो जाएंगे ऐसे। और दूसरा देखिए साहब, अवर्ताकार। दूसरा क्या है? अवर्ताकार। अवर्ताकार स्वरों में क्या होगा? उच्चारण में, हाँ जी, उच्चारण में क्या होगा? होठ गोल नहीं होंगे। तो ये ओष्ठ हैं गोल नहीं, ओष्ठ गोल नहीं होंगे। और जब ओष्ठ गोल होंगे तो वर्ताकार, गोल नहीं होंगे तो अवर्ताकार। अब स्वर अपन को याद हो गए 11, बिल्कुल सभी को याद है। ए आई उ, ए आई ओ और री। अनुस्वार और विसर्ग अंग है भी पढ़ेंगे, वो कोई स्वर नहीं है, बाद में पढ़ेंगे भैया। ठीक है जी। यहां देखिए भैया, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। क्लियर है? ये देखो बेटा, जब वर्ताकार में आपको इसमें उच्चारण करके ही पता लगा लेना है, रटने वाला काम है ही नहीं, नहीं कोई विशेष बात है, केवल उच्चारण कीजिए और पता लगाइए, आसानी से पता लग जाएगा। बोलो, ए गोल हुए क्या? नहीं। तो जब गोल नहीं हो रहे तो क्या करना है भैया? लिख देना है ए नीचे, गोल नहीं हुए। आ होठ गोल नहीं हुए, ये भी क्या है? अवर्ताकार। ई होठ गोल नहीं हुए और ई दीर्घ में भी होठ गोल नहीं हुए, क्या हुआ? अवर्ताकार। ऊ, अब बोलो जी क्या करा? यहां लिखें ऊ, दोनों के उच्चारण में होठ गोल होते हैं, सही। ए आई ओ औ, बोलो ओ औ में होठ गोल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखो जी इधर ओ, और ये क्या है? औ। ये 4 तो क्या हो गए हैं भैया? वर्ताकार। और बाकी ये जो 7 हैं वो क्या हो गए? अवर्ताकार। बोलो क्लियर है? बिल्कुल सामान्य सा कंसेप्ट है। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार जिनके उच्चारण में होठ गोल होते हैं और अवर्ताकार जिनके उच्चारण में गोल होठ नहीं होते। गोल के पता लगा लेना है, जहां गोल हो रहे हो वो उत्तर हो जाएंगे वर्ताकार के, और जहां गोल नहीं हो रहे हो वो हो जाएंगे अवर्ताकार के। बोलो एकदम क्लियर है? धन्यवाद। इसके बाद में आपको अगली चीज जो बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल विशेष है, इस पर विशेष ध्यान देना भैया। यहां से प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा प्रश्न आया है और आता रहेगा, आगे भी आता रहेगा। इसके बाद में आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है अंग और अह। बोलो क्लियर है? अंग और अह। ये बच गए अपने 11 स्वर अपन ने पढ़ लिए, 2 भेद पढ़ लिए, लेकिन अंग और अह नहीं पढ़ा। तो एक बार इसको देख ले, अंग और अह। ये तो है अनुस्वार। क्या है जी बेटा? अनुस्वार। और ये क्या है? विसर्ग। अब समझना क्या है होते हैं अनुस्वार, क्या होते हैं विसर्ग। तो ध्यान रखना, किसी भी शब्द के ऊपर लगने वाला तो क्या है? अनुस्वार। जैसे हंस के ऊपर लगा दिया मैंने, ये हंस हो गया, ये तो क्या है? अनुस्वार। और किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला क्या है? विसर्ग। देखो नम, नम यानी होता है आर्द्र गीला, पीछे लगा दिया, बोलो नमः, उच्चारण हो गया नमः। बोलो ये पीछे लगने वाला क्या होता है? विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग हिंदी जगत में स्वर व्यंजन नहीं क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है वे ध्वनियां जिनका स्वर और व्यंजन में योग नहीं होता, उन ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से अयोगवाह ध्वनि है।
अंग और है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। तो ध्यान देना बेटा, ये अयोगवाह क्यों है, बोर्ड पे देखें, इनके अयोगवाह होने के 5 कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये पहला कंसेप्ट स्वर नहीं है। बोलो, जब स्वर नहीं है तो क्या है, व्यंजन होंगे। बिल्कुल, व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। बोलो, व्यंजन भी नहीं है। अब यही तो कंसेप्ट है सबसे बड़ा, कि जो स्वर भी नहीं है और जो व्यंजन भी नहीं है वो क्या है, तो वो अयोगवाह है। जो स्वर भी नहीं हो, जो व्यंजन भी नहीं हो, उन्हीं ध्वनियों को कौन सी ध्वनियां कहते हैं, अयोगवाह ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां। स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, वो ध्वनियां अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। आगे देखिए, और आगे ये देखो कि भैया अब देखो, सभी स्वरों का उच्चारण होता है, बिल्कुल होता है। सभी व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो एक बात का ध्यान रखना, इनका भी उच्चारण होता है, अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण होता है, और अनुस्वार और विसर्ग का लेखन भी होता है। बोलो, होता है, लेखन भी होता है। और मैंने अभी बताया स्वर क्या होते हैं, लघु भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, दोनों होते हैं। लघु 4 होते हैं और दीर्घ कितने होते हैं, 7 होते हैं, दोनों होते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो अयोगवाह ध्वनियां हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये लघु होती हैं या दीर्घ होती हैं। ये प्रश्न कल के लिए है, आपके लिए। आप मुझे बताएंगे कल इसका आंसर आते ही, कमेंट करके बताएं कि अयोगवाह ध्वनियां लघु होती हैं या दीर्घ होती हैं। अयोगवाह ध्वनियां, एक बार मैं पुनः लिख देता हूं, यहाँ बोर्ड पे प्रश्न देखना। तो यह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। अयोगवाह ध्वनियां, प्रश्न ये है आपके, अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि बोलो क्या होती हैं, लघु होती है या दीर्घ होती है, लघु होती है या दीर्घ होती है। ये प्रश्न आपको बताना है, ये प्रश्न बताना है आपको। अयोगवाह ध्वनि लघु होती है या दीर्घ होती है, ये प्रश्न कल मैं आपको आके पूछूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक बार पुनः मैं अराइज ए हब ऑफ एग्रीकल्चर चोमू की ओर से आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी इस छोटी सी मुहिम से जुड़े, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। जय हिंद।